नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की ओर से बड़े बड़े दावे फिर से किए जाने लगे हैं। एक तरफ बीजेपी के अभिषेक कुमार बंटी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हर दिन ये दावा करते जा रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता और पार्टी का जनाधार लगातार बांकीपुर में बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आज आरजेडी की ओर से एक पोस्ट सामने आया। राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो पोस्ट आया है उसके मुताबिक बीजेपी अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस लेगी क्योंकि पार्टी आरजेडी से डर गई है। जरा देखिए माहौल कैसे बदलता हुआ दिख रहा है। मुकाबला पीके बनाम बीजेपी का है और आरजेडी दावा कर रही है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए अपने उम्मीदवार का नॉमिनेशन वापस लेगी। इसी बीच सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है। सम्राट चौधरी की अगुवाई में एक अणे मार्ग पर एनडीए के तमाम घटक दल मौजूद रहे, नीतीश कुमार की मौजूदगी रही और बड़ी बैठक हुई। इसमें बांकीपुर से लेकर भरत तिवारी और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी बीच तमाम पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनका चुनावी हलफनामा भी सामने आया और पता चला कि आरजेडी की जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता, उनके पास आधा किलो सोना है, 1.5 किलो चांदी है, एक राइफल और एक रिवॉल्वर भी है। वहीं अभिषेक कुमार के हलफनामे से पता चला कि उनके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज है, जबकि प्रशांत किशोर के बारे में खबर आई कि उनके ऊपर 7 एफआईआर दर्ज है। तो बांकीपुर में लगातार घटनाक्रम बदलता जा रहा है और 3 पार्टियों की तरफ से नॉमिनेशन कर दिया गया है, चाहे पीके की बात करें, अभिषेक बंटी की बात करें या फिर रेखा गुप्ता की बात करें, और वीणा मानवी भी मैदान में है तेज प्रताप की पार्टी से। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है, क्या बांकीपुर में जातीय समीकरण टूटेगा? क्या चुनाव से पहले अभी 20 दिन लगभग और 20 दिन का वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में क्या कोई बड़ा खेल होगा? और अब क्या मुकाबला सीधा प्रशांत किशोर बनाम नितिन नवीन हो गया है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, कौन बनेगा बांकीपुर का सम्राट और कौन निकालेगा नितिन नवीन की काट? तो चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता संगीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जुड़े हुए हैं, जन सुराज से सोनाली आनंद जी जुड़ी हुई हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल संगीता जी आपसे। प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है कि एक हमको जिताकर भेजिए, 242 के नाक में दम कर देंगे। देखिए, पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं, वो तो चुनाव के समय इसी तरह से बातें करते हैं, आते हैं, उतरते हैं, नाप शनाप बकते हैं। और मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं। आप अगर 2005 से के उपचुनाव से लेकर अभी तक देखिएगा तो हमारे नितिन नवीन जी ने वहां पे बहुत कार्य किया था, बहुत ही कार्य, हर क्षेत्र में विकास और सुशासन की एमएलए थे। वो जनता के बीच में रहते थे, हर काम उन्होंने बांकीपुर के लिए किया है। जनता कहती है, आप अगर बांकीपुर की जनता से पूछिएगा तो वो कहेंगे कि इन 5 टर्म्स जो वो एमएलए रहे उसमें उन्होंने बहुत काम किया है, जनता के बीच में रहे हैं, जनता के दुख सुख में रहे हैं, चाहे वो नाला हो, सड़क हो, बिजली हो, जो भी आम सुविधाएं आम नागरिकों को दी जाती है वो की गई है। और उसी को विकास को बढ़ाएंगे हमारे आने वाले जो एमएलए हैं अभिषेक जी, ये भी हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में जनता से जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे लोग हैं जो जनता के लिए कार्य करते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि बांकीपुर में सब कुछ सही है, माहौल आपके साथ है, लेकिन खबर आ रही है कि आप लोगों को डर लग रहा है कि वैश्य वोट बैंक टूट सकता है, सवर्ण वोट बैंक टूट सकता है, इसलिए आपने सवर्ण बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, विजय सिन्हा हो, मिथिलेश तिवारी हो, या फिर वैश्य जाति के बड़े नेताओं को आपने मैदान में उतार दिया है और उनकी एक दिन में कही जा रही है दर्जनों सभाएं लगाई जाएंगी, चाहे संजय सरावगी हो, दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो। तो इतनी घबराहट क्यों नजर आ रही है आपके खेमे में? देखिए भाई, मेरे घबराहट कुछ भी नहीं है। जब भी हम लोग 24x7 काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता से लेके नेता सब एक परिवार की तरह है। और हमारा एक नेता अगर चुनाव लड़ रहा है तो पूरे परिवार मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाएंगे। हमें ये नीति है, हमें विश्वास है। सोनाली जी, आपसे सवाल है कि
आरजेडी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस ले रही है, लेकिन इसके मतलब तो साफ साफ यही निकाले जा रहे हैं कि आरजेडी के हिसाब से तो मुकाबला बीजेपी बनाम आरजेडी का है। तो क्या प्रशांत किशोर इस लड़ाई से बाहर हो रहे हैं? क्योंकि पीके की तरफ से या आप लोगों की तरफ से तो सीधा वादा है कि जनसुराज बांकीपुर जीत रही है। देखिए, हम ये बात कह रहे हैं शुरू से और अभी भी हम इस बात को दोहराते हैं कि अगर सब कुछ ईमानदारी से निष्पक्ष होके होगा तो जनसुराज इसमें बहुत बड़ी जीत लेके उभरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर तंत्र का दुरुपयोग किया जाएगा, सिस्टम का दुरुपयोग किया जाए तो हो सकते हैं रिजल्ट जैसे हमने कहा और जैसे होते हैं, जैसे आरोप लगते रहे, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये अपेक्षा करते हैं कि चुनाव बहुत ही ईमानदारी से कराया जाएगा और ईमानदारी से होगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप राजद की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राजद का स्टैंड अभी खुद ही क्लियर नहीं है। वो कभी भाजपा को जनसुराज को भाजपा की बी टीम बोलते हैं, कभी वो कह रहे हैं कि अपना नॉमिनेशन वापस लेने वाले हैं। तो बेसिकली जो उनका कैंडिडेट है उनको बहुत समर्थन नहीं मिलने वाला है, शायद उन्हें वो ग्राउंड पे भी दिखाई दे रहा है और अपने आप को थोड़ा रिलेवेंट बनाए रखने के लिए वो शायद कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जो वो वही उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, ज्यादा बेहतर होगा। और रही बात यहाँ पे जितनी सारी बातें अभी कही गई, मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जिस ढंग से पूरा भारत हमारा ओडीएफ है कागजों पे, जिस ढंग से पूरे भारत को हम शौच मुक्त कहते हैं कागजों पे, जमीन पे असलियत कुछ और, उसी ढंग से भाजपा का कार्य सिर्फ कागजों पे दिखता है, अखबारों में दिखता है, लेकिन आप जमीन पर से ढूंढने जाए तो आप शायद उसे कहीं पे भी नहीं आ पाएंगे। बांकीपुर की भी बात हो रही है, एक बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी एक परिवार के पास 40 साल से है, ना उसके पास संसाधन की कमी रही, ना समय की कमी रही, ना सरकार के समर्थन की कमी रही। उसके बावजूद भी आज बांकीपुर की सड़कें या गली नाले ऐसे हैं जिसे आप देख के ताजुब करेंगे और आपको नहीं लगे पटना के सिटी या फिर हमारे राजधानी के का एक ये हिस्सा है। मैं खुद बहुत जगह भ्रमण कर रही हूँ और मुझे ऐसी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि मुझे लगता है कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं। लोग निकल के सामने आके कह रहे हैं कि बेसिक सुविधाएं जिसे हम कहते हैं पीने का पानी, वो भी यहाँ पे अच्छे ढंग से उपलब्ध नहीं है। तो मानिए कि 40 साल से अगर कोई सरकार एक सिटिंग एमएलए वहां पे है और अगर लोगों को साफ पानी भी मुहैया ना करा सके तो ये कैसी सरकार और कैसे दावे हैं ये। दूसरी बात ये बात सही है संगीता, सोनाली प्लीज एक मिनट। मैं ये कह रहा था कि ये सारी बातें तो ठीक है, जो ग्राउंड पर मुद्दे होते हैं अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अगले सवाल से आप कोशिश करेंगी कि जवाब दूसरे तरीके से देने का, क्योंकि सवाल जातिगत आधारित ही है और इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि दावे तो तमाम जातियों के बारे में किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है वो कौन सी जाति टूटेगी? क्योंकि अगर सवर्ण को देखा जाए तो करीब 35 से 40% सवर्ण वोटर हैं, लेकिन अगर जातियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर ही हैं, उसके बाद यादव भी हैं, मुस्लिम आबादी भी है, और ओबीसी में कौन सी जातियां आपको लग रहा है कि टूट जाएंगी? क्या ब्राह्मण आपके साथ होंगे? क्या भूमिहार आपके साथ होंगे? क्या राजपूत आपके साथ होंगे? तो आप लोगों की जब बैठक हो रही है तो उसमें मूल एजेंडा किस वोट बैंक पर फोकस करने का है? देखिए, हमारा सीधा है कि हम किसी जैसे ना जाति की राजनीति हम करते हैं, ना जाति की राजनीति करने का हमारा प्रयास है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी वोटर अभी तक वोट करने बाहर नहीं निकलते हैं, जो अभी तक जो हम वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं 40% ही हमें देखने को मिलता है बांकीपुर में, जो रेस्ट 60% वोट नहीं करते, हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारा एजेंडा यही होगा कि हम उन्हें वोट करने बाहर प्रेरित करें आने की और जनसुराज के समर्थन में वोट करें। और रही बात जो कोर वोटर्स भाजपा के आज तक रहे हैं, क्योंकि वही वहां पे मेजोरिटी में वोट करते आए हैं, तो हमारा ये फोकस है कि उनको उनका जो भाजपा का कार्य है आज जो उन्होंने किया और जितने झूठे वादे किए, सिर्फ बांकीपुर में ही नहीं पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी अगर बात करें तो जिस ढंग से वादा खिलाफी आज तक बीजेपी ने की है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप अब ईमानदार वोटर बन के या फिर एक आप बंधुआ वोटर बन के आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो बेसिकली किसी एक कास्ट को हम यहाँ पे केटर नहीं करने की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और वो भी स्पेशली जो बीजेपी का कोर वोटर है हम उन्हें टारगेट करने की बात कर रहे हैं, और जो नॉन वोटर्स हैं जो वोट देते ही नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इनसे एक स्टेप आगे बढ़ के राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि इतने बिहार में शायद कास्ट की राजनीति इतनी घुसी हुई है कि आप ये देख लीजिए कि आज भी जो प्रत्याशी वहां से बीजेपी द्वारा खड़ा किया गया है वो भी काय समाज से है, और काय समाज से भी उन्होंने ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया, शायद उन्हें ये लगता है कि भले वो व्यक्ति मैट्रिक पास ही क्यों ना हो, काय समाज या फिर लेकिन मुकाबला तो सीधा नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर बताया जा रहा है। उन्हें वोट करेंगे ऐसा
बीजेपी सोच रही है। तो नितिन नवीन का काट निकाल पाएगी प्रशांत किशोर की टीम? क्योंकि चेहरा तो नितिन नवीन का ही है, और आपने जो बातें कही है, बीजेपी की तरफ से भी दावे होते हैं कि बहुत अच्छे काम हुए हैं और कुछ तस्वीरें पॉजिटिव भी नजर जरूर आती हैं। तो ऐसे में नितिन नवीन का काट निकालना क्या इतना आसान है जनसुराज के लिए? प्लीज बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। जी, देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आप कुछ तस्वीरें जो अच्छी निकल के आती हैं, वो पूरे जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती, पूरे जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मेनली वोट निर्भर उस पे करता है कि मेजोरिटी ऑफ जनता को हमने क्या सेवाएं दी, क्या सुविधाएं दी हैं। तो रोड, सड़क, नाली, गली जो की स्थिति है, जो बेसिक सुविधाएं वो भी वहां पे नहीं उपलब्ध है और लोग उससे परेशान हैं। और बेसिकली अगर एक एमएलए ये भी चीज उपलब्ध ना करा सके तो उसका एमएलए होने का वहां पे कोई मत नहीं, औचित्य नहीं बनता। पॉलिसी सरकार लेवल बनती है, पॉलिसी से कुछ खास जीवन में लोगों के फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक आम लोगों के। तो हमारा मकसद यही है। दूसरी बात, यहाँ पे नितिन नवीन की बात हो रही है, तो नितिन नवीन भी अगर देखा जाए तो आप जो हम कहते आ रहे हैं कि वो ग्राउंड सुबरे पे नेता नहीं है। उन्होंने आज तक जब भी सीट जीती अपने पिताजी के नाम पे वो राजनीति में उतरे, और राजनीति में उन्होंने अपने पिताजी के नाम का यूज करके फिर उन्होंने जिस 25वां साल जो उनका राजनीति में है उसके दम पे उन्होंने कुछ फेस बनाया, बट वो ग्राउंड के नेता नहीं है, ये कहा जा सकता है। और हम ये कह रहे हैं कि हम नितिन नवीन को चुनौती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो है वो सेल्फ मेड लीडर हैं, सेल्फ मेड मैन है, और उन्होंने ग्राउंड से शुरुआत की है। ठीक है सोनाली उनकी जी, पहचान ओके। भले ही पहले कुछ और है, लेकिन आज जो वापस भर के वो लौटता हूं निकले आपके पास। वो ग्राउंड के लीडर भर के निकले। रोशन जी को लाइए। रोशन जी, आज 10 तारीख है, आपने वादा किया था 2 दिन पहले कि बताएंगे कांग्रेस पार्टी का राज खोलेंगे आप। अभी सिर्फ और सिर्फ 18-19 दिन बचे हुए हैं, चुनाव प्रचार थम जाएगा। कांग्रेस पार्टी कहां सोई हुई है? राहुल गांधी कहां हैं? तेजस्वी यादव कहां हैं? कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और आप लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट अपना नामांकन वापस ले लेंगे। पहले तो नवेंदु जी, हम आपको कहें कि कल जब रेखा नॉमिनेशन कर रही थी तो लगता है कि आपने उनका पिक्चर नहीं देखा। नहीं, मैंने देखा। रोशन जी 1 मिनट प्लीज, इंटरप्ट करूंगा, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा कि रेखा जी के नॉमिनेशन में 200 लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। मैंने तो यही नोटिस किया। ये तो देखिए, ये बातें तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि हमको तो हर समय भय आता है ना। हम तो कहे नहीं कि जो आदमी हमसे चुनाव, देखिए हमसे चुनाव बीजेपी नहीं लड़ती है, हम बार बार इसको नवेंदु जी कहते हैं, हमसे चुनाव आयोग लड़ता है। तो चुनाव आयोग जब, तो हमको तो उसी के अनुकूल हथकंडा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से चुनाव, हम महागठबंधन जहां भी चुनाव लड़ेगी उससे चुनाव आयोग चुनाव लड़ता है। हम ये मान के ही चलते हैं, चाहे बंगाल हो कि बिहार हो कि झारखंड हो कि यूपी हो कि केंद्र हो। इसीलिए आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं उतारा। चुनाव आयोग के सिस्टम का काम होता है कि भाई 200 लोग, 5 लोग, 20 लोग, भाई ऐसा नहीं कहे कि भाई इतना था तो इसका खर्चा कहां से आया। बीजेपी को कुछ नहीं पूछेगा, 10,000 बांट देगा, तभी नहीं पूछेगा कि भाई पैसा कहां से आया। लेकिन हम नहीं, तो आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे कैंसिल कर सकते। हमारा मीनाक्षी नटराजन का मध्य प्रदेश में नॉमिनेशन कैंसिल कर। अरे आप कहां चले गए? आप सुनिए तो, आप आज बताने वाले थे रोशन जी, 10 तारीख को आप बताने वाले थे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। आज प्लीज क्लियर कर दीजिए यहां से। महागठबंधन स्टेट है, हम आरजेडी के साथ हैं। आरजेडी के साथ हैं? हाँ, तो फिर ऐलान क्यों नहीं कर देते खुलेआम? ऐलान है, हमारे लोग कल नॉमिनेशन में थे। हमारा जो जिला अध्यक्ष है, पटना महानगर का जिला अध्यक्ष, और मीडिया का जो प्रभारी है राजेश, वो दोनों आदमी वहां उपलब्ध था अध्यक्ष के निर्देशानुसार। ये आपके विधायक जो हैं, साथी विधायक भाई वीरेंद्र, वो कह रहे हैं कि सब लोगों को एक साथ आना था और बीजेपी से मुकाबला करना था। वो भी सभा सब होगी, सब एक साथ सभा होगी, सब एक साथ प्रचार होगा। जो आपको चीज देखना है, जो हमको बीजेपी को दिखाना है, जिसको दिखा के वो हार कबूल कर ले, बस हमको यही कहना है। जीत हमारी होगी, ये कंफर्मेशन है। ठीक है। अरुणेश जी, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है कि एक एमएलए को जिताइए, 242 के नाक में दम कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की आज बहुत बड़ी बैठक हुई है और इसमें बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा भी हुई है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि एनडीए के इतने मजबूत किले में प्रशांत किशोर सेंधमारी कर पाएंगे? बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं, मेहनत भी किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी
उस पूरे एरिया की किंग है और वहां पर बीजेपी का दबदबा है। अभिषेक कुमार बंटी जो है वो बहुत ग्राउंड कार्यकर्ता है और क्या बीजेपी ने उनको टिकट दिया है तो इसका बड़ा फायदा पार्टी को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि जो ये उपचुनाव होने जा रहा है ये बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा कि प्रशांत किशोर एक सफल सियासी रणनीतिकार के रूप में अपने आप को साबित कर चुके हैं, ये सबको पता है। लेकिन वो दूसरों की पार्टी के नेताओं को जिताना और खुद अपनी पार्टी बना के अपने आप को जिताना या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिताना, ये एक दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया था और अच्छा कार्य कर रहे थे। सबको लग रहा था जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा कार्य किया है और उनको दिल्ली की जनता ने मौका दिया है, वैसे हो सकता है कि बिहार की जनता न तो लालू यादव की पार्टी को चुने, तेजस्वी यादव को चुनेगी और न ही बीजेपी को, और बल्कि एक नई पार्टी को, जनसुराज को मौका देगी। लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरी तरफ इस अगर उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का ये गढ़ है। अगर 10% भी मान के चलिए कि जनसुराज या प्रशांत किशोर की पार्टी के जो वो नेता हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, अगर जनसुराज पार्टी जीतने में सफल हो जाती है तो ये भारत के सियासी इतिहास का बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उनके गढ़ में उनको हराना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। नितिन नवीन तो युवा नेता है, बीजेपी के भी अध्यक्ष बने हैं, उससे पहले उनके पिता भी उसी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लगता है कि आसानी से जनसुराज की पार्टी जो है जीत जाएगी, प्रशांत किशोर को आसानी से वहां पर जीत मिल जाएगी। इस बात को वो जानते हैं, इसीलिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं और मिलना भी चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो है और उनके तेजस्वी यादव और उनके छोटे भाई जो हैं, उनकी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी है। भले ये लोग जीते ना, लेकिन कुछ वोट तो काट ही सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही सियासी समीकरण दिलचस्प होने वाले हैं और ग्राउंड जीरो पर अगर आप हालात देखेंगे ना तो वास्तव में ये बात सच है कि जितना विकास वहां पे होना चाहिए, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, रोजगार का हो, उतना विकास वहां हुआ नहीं। अरे भाई, नितिन नवीन वहां से जीते, उनके पिताजी वहां से जीते, बीजेपी की गढ़ रही है, तो भैया उसको तो बिल्कुल, जैसे जब मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने इटावा जिले को चमका दिया था। और कहीं यूपी में विकास हो या ना हो, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में अपने जिले को चमका दिया था। बाकी सफाई महोत्सव वगैरह सबको पता ही है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अगर वहां की जनता चाहेगी तो प्रशांत किशोर की पार्टी को मौका दे सकती है, लेकिन आसानी से जीत जाएंगे मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी बहुत ही धुरंधर पार्टी है, लगातार चुनावी मोड में रहती है, एनडीए की बैठक हो रही है और इधर ये अगर बीजेपी चुनाव करती है ना तो इस सम्राट चौधरी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। सर वही तो सवाल है, लगता है कि सम्राट चौधरी आसानी से ठीक है सर, जातिगत समीकरण जो है वो तो बीजेपी के समर्थन में ही साफ साफ नजर आ रहा है। जो भी चाहे सवर्ण जातियों की बात करें, कायस्थ ओबीसी वोटरों की बात करें, ये सब तो बीजेपी के कोर वोटर हैं। और कहा जा रहा है कि भरत तिवारी का केस है, इसको अब जनसुराज आगे चलकर मुद्दा बनाने वाली है। तो आपको लगता है कि जातियों में टूट इतनी आसान होगी? क्या प्रशांत किशोर सेंधमारी कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी पर भी लोगों का भरोसा कायम है और बांकीपुर से नितिन नवीन अगर 35 साल से जीत रहे हैं तो सिर्फ परिवारवाद थोड़ी एक कारण है, उन्होंने डेवलपमेंट तो किया ही है और पटना में वो साफ साफ नजर भी आती है। नहीं, डेवलपमेंट किया है ना, लेकिन 35 साल से आप जिस इलाके के राजा हैं और वहाँ की आपकी जो प्रजा है उसके पास बहुत अच्छा विकास होना चाहिए, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। वो डेवलपमेंट के पैमाने पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे हैं, ऐसा मेरा आकलन है। और रही बात जातीय समीकरण की जो आप कह रहे हैं, तो ये बात सच है कि सवर्ण हो गया, ये सब जो है बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से बीजेपी का ये कोर वोटर बीजेपी से नाराज चल रहा है, चाहे वो यूपी में योगी जी का मामला हो, जो चंदा चोरी वाला मामला है उससे नाराज चल रहे हैं, चाहे इससे पहले यूजीसी वाला जो मामला आया था उससे नाराज चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से बीजेपी से या योगी से मोदी से कुछ नहीं है, इसी उनकी नाराजगी है। लेकिन क्या वो नाराजगी इतने बड़े लेवल की है कि उसकी वजह से जो उनके कोर वोटर हैं लॉयल्टी भूल करके किसी पार्टी को वोट डालने चले जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशांत किशोर की कोशिश यही है, उनकी पार्टी कोशिश यही है कि उनकी इस नाराजगी को दूर किया जाए और ब्राह्मण वर्ग का जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ लाया जाए। अब क्या ऐसा हो पाएगा
तो 30 जुलाई को चुनाव होंगे, उसके बाद जब रिजल्ट। संगीता जी बहुत देर से जवाब देने के लिए तैयार हैं। संगीता जी, अरुणेश जी ने भी बहुत बड़ी बात कही है कि जो नाराज लोग हैं, नाराज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और नाराजगी सोशल मीडिया पर दिखती भी है, लेकिन क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि बीजेपी के साथ खेल हो जाएगा, ये लोग आप लोगों पर ही भरोसा बरकरार रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये लोग गलत नैरेटिव तैयार करते, काम नहीं हुआ, सड़क नहीं है, शायद ये गई नहीं है, और इनके जो नेता है ना के समय आते हैं, उतरते हैं, और ये याद रखना चाहिए कि भाषण देने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये जनता ने आपको बता दिया है। आप पिछले बार भी चुनाव में आए थे, बहुत आपने भाषण दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बिहार को बदल देंगे, लेकिन आप शून्य पे आउट हो गए, बोल्ड हो गए। तो ये ध्यान में रखिए, इस तरह के नैरेटिव भी अगर आप तैयार कीजिएगा लोगों, लेकिन लोग जानते हैं, जनता जानती है, जनता काम चाहती है, ठीक है। जनता के संगीता जी, हित एक में छोटा सा काम सवाल करना और है। पड़ता है। आके अभी आपके नेता क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो चुनाव इससे नहीं जीता जाता है, चुनाव काम करने से जीता जाता है, चुनाव जनता के बीच में रहकर जीता जाता है, भाषण देने से नहीं जीता जाता। ये पहले उनको लर्न करना पड़ेगा। और अभी मैं ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि हमने जनता के लिए कार्य किया है। ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आरजेडी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट का नामांकन वापस लेगी। मतलब स्थिति आप देखिए, आरजेडी के नॉमिनेशन में 200 लोग नहीं जाते हैं और आरजेडी कह रही है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट का नामांकन वापस लेगी। देखिए, आरजेडी की तो बात आप छोड़ दीजिए, डिबेट के प्रश्नों का उत्तर तो देने की उनकी हिम्मत नहीं है। सोनाली जी जवाब देना चाहती हैं कुछ? ओके, ठीक है, सोनाली जी प्लीज जवाब दीजिए। जी, विकास का 3 मूल स्तंभ होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और इनकम की हम बात करते हैं, आय की बात हम करते हैं। यहाँ पे जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता, वो सिर्फ रोड, सड़क, नली गली या फिर ब्रिजेस, पुल की ही बात करते हैं। शायद इनके लिए विकास यहीं तक सीमित है और शायद उन्हें ये नहीं पता कि ये सेकेंडरी विकास का एक पैमाना है, बट ये प्राइमरी विकास उतना असर जीवन पर नहीं डालता जितना ये तीन पैरामीटर्स है, वो जितना विकास का जीवन लोगों के प्रभाव डालता है। तो कभी भी इनके विकास का पैमाना सड़क, रोड, बिजली, हाईवेज, मरीन ड्राइव यही होता है। आपने हर डिबेट में यही सुना होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है जब आप अपने आप को डिफेंड ना कर सको, सच्चाई से आंखें मूंद लो, जमीन पे कुछ भी हो रहा है सीधे से उसे नकार दो। ये शुतुरमुर्ग की स्ट्रैटेजी है कि जब भी विचलित तस्वीरें या फिर आपको आपके अनुरूप तस्वीरें ना हो, आंखें बंद कर दीजिए। सीधी सी बात यहाँ ये पे भी ये सच है सोनाली जी, ये भी सच है कि पटना की हालत बदली है। आप पटना शहर घूमिए, चाहे मरीन ड्राइव की बात करें या फिर आप पटना में स्टेशन के पास, मैं अभी कुछ दिन पहले बिहार गया था तो मैंने देखा है कि शहर की स्थिति बदली है, क्योंकि हमारी भी पढ़ाई लिखाई वहां से हुई है। तो 5-6 साल पहले जो 10 साल पहले स्थिति होती थी उसमें तो परिवर्तन आया है। लेकिन मूल सवाल यही है कि प्रशांत किशोर ने दावे तो बहुत बड़े बड़े विधानसभा चुनाव में भी किए थे, तो जब विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर आपको भरोसा नहीं मिला तो इस चुनाव में फिर कैसे मिल जाएगा? प्लीज शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए, हमें 0 सीट आई और हम इस बात को स्वीकारते हैं और जनता ने हमसे यही कहा कि सड़क पे आप संघर्ष करिए, और शायद हम वही काम कर रहे हैं। और अगले आने वाले सालों में भी, जब तक अगली चुनाव नहीं आती है या फिर अगले कई सालों तक हम यही कार्य करेंगे, क्योंकि हो सकता है आज हमारी बात जनता को नहीं समझ में आ रही हो या फिर एक वर्ग को ही समझ में आ रहा हो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जो हम मुद्दे की बात करें जनता उसको सुनेगी। और जो आप बातें कह रहे हैं, ये जो विकास की बात यहाँ पे हो रही है, ये एक पार्ट है विकास का, एक सबसेट है विकास का, लेकिन ये विकास का जो मूल सिद्धांत है, जिस पे असेसमेंट होता है, ये विकास नहीं है। और दूसरी बात जो अभी सर ने अभी कोट की कि यूजीसी की बात की या फिर राम मंदिर की बात कही, ये मुद्दा तो है, बट साथ में आप यहाँ पे ये देख लीजिए, इतनी लोकप्रिय पार्टी जो अपने आप को क्लेम करती है, आप इनका शासन जहां जहां पे है, जिस प्रदेश में है, वहां हर जगह इन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। गुजरात में जो हमारे प्राइम बड़े नेता आते हैं, वो सवाल तो अरुणेश जी ने वहां बड़ी पे बात भी कही आपने। बीजेपी को विरोध झेलना पड़ रहा है। नहीं, बड़ी बात यह है कि वो वोट में कन्वर्ट कैसे होगा? विरोध होना अपनी जगह पर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ का वोटर नाराज होगा किसी मुद्दे पर, क्या वो हिंदुत्व के मुद्दे को पीछे छोड़कर उसके खिलाफ वोट कर देगा?
डेफिनेटली, क्योंकि ये सारी चीजें धीरे धीरे खुल के सामने आ रही हैं। आप कुछ हद तक तथ्य को दबा सकते हैं, लेकिन जैसे समय बीतेगा अब लोगों के सामने बीजेपी की सच्चाई आते जा रही है। जिस ढंग से भ्रम फैलाया गया, आज भी उस बात को मानने को नहीं तैयार है कि चाइना अरुणाचल में घुस के हमारे 60 किलोमीटर तक अंदर घुस चुका है, और इस बात को आज भी बीजेपी नहीं मान रही है, जबकि ये प्रमाण है। तो आप सच को कब तक दिखलाएंगे? तो बेसिकली जब ये सारे फैक्ट जनता के सामने आएंगे, धीरे धीरे आपका वोटर टूटेगा। जो आपने नैरेटिव सेट किया नेशनल सिक्योरिटी का, नेशनलिज्म का, वो सारी चीजें यहाँ पे धीरे धीरे धराशायी होती जा रही है। रोशन जी, पिछली बार आरजेडी कैंडिडेट को 46,000 से ज्यादा वोट मिले थे, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी का एक चुनाव प्रचार बिहार में करा दीजिए बांकीपुर में, तो माहौल प्रशांत किशोर के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई सीधा बीजेपी से है, तो क्योंकि लालू परिवार का कोई भी नजर नहीं आया रेखा गुप्ता के नॉमिनेशन में। हमारा बात, वो जो 10 सेकेंड वाली बात आप कहते हैं, बस ये तंत्र और चुनाव आयोग और वो जो अपना 10-10 हजार वाला बात है, इस पे चुनाव कल का चुनाव आज से कोई मेल नहीं खाता है। रहा जहां जनता समझ चुकी है कि आप राम मंदिर के मुद्दे पर कैसे गुमराह किए, आप कैसे जो है वो हत्या के मामलों में गुमराह कर रहे हैं। इसलिए उस गुमराह सिस्टम में महागठबंधन के साथ जनता आने के लिए तैयार है, आतुर बैठी है। बांकीपुर सीट इसका पहला उदाहरण होगा, जो कि ये बताएगी, भारत तक लोग जानेगा कि साहब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में हमने चुनाव, ये सब फैसला है, इसमें कोई गिनती। परंतु मैं 3 तारीख को आपसे मिलूंगा, आपके चैनल पर कहूंगा कि देखिए जीत कहां आई। डिबेट को अब कंक्लूड करता हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, सोनाली जी, रोशन जी, अरुणेश जी। तो आपने दावे सबके सुन लिए, बड़ी बड़ी बातें हर पार्टी की तरफ से आपने सुन लिए, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है इसका परिणाम तो 3 तारीख को निकलेगा, और रोशन जी गवाही देंगे 3 तारीख के लिए। आज इनके बात को मैंने नोट करके रख लिया है, लेकिन जो हकीकत है, जो लोग कह रहे हैं, जो बांकीपुर में आवाज सुनाई दे रही है, उसके मुताबिक मुकाबला प्रशांत किशोर बनाम अभिषेक कुमार बंटी का ही है। भले ही आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब इस दावे को आने वाले दिनों में कितनी मजबूती मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बांकीपुर का माहौल निश्चित तौर पर दिलचस्प हो चुका है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।